हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे थे। ध्यान रखिएगा बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये एनसीईआरटी नहीं है, आपने देख भी लिया होगा थंबनेल पे। अब लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था बच्चों? लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिनको अभी अभी ये वीडियो मिला है बच्चों, आपको पार्ट 1 से मतलब इसका पार्ट 1 भी चाहिए, आप पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, जाइए कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है, उस पिन कमेंट में आप रीड मोड पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। वहां पर ऊपर जो आपको लिंक दिया होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहां पे बच्चों उसको पढ़ाया गया है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डायरेक्ट ना करें, पहले आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, इसमें 20 to 21 पार्ट्स होंगे, अच्छी तरीके से क्लासेस कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कॉन्सेप्ट वहां पे सिखाए गए उनको सीख लीजिए, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए तो आपसे बनेगी। ठीक है, तो ये नए बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन थी, और पुराने बच्चों को तो पता ही, पहले हमें लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी होती है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी कंडीशंस दी हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन में आपको बताना है, इनमें से कौन सी कंडीशन में जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, वो क्या करता हो, इमेज फॉर्म करता हो कैसी, लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब बच्चों यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज जो होगी वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, बड़ा इमेज बनना चाहिए। मतलब सपोज ऑब्जेक्ट है इतना और इमेज बड़ा बन रहा है, तो ये आपको बताना है कि कौन से केस में होगा। अब आपके दिमाग में बच्चों तुरंत आना चाहिए कॉनकेव मिरर के सारे केसेस, मैंने क्लास में कराए बहुत अच्छी तरीके से। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए बच्चों कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको डायग्राम तुरंत बनाना आना चाहिए। याद करिए बच्चों, यहाँ पर इस कंडीशन में तो एच आई इज इक्वल्स टू एच हो जाता था, याद है आपको? देखिए कॉनकेव मिरर यहाँ पे होता था ऐसे, ठीक है, और यहाँ कहीं इसका फोकस है और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, याद है ना? फोकल लेंथ का 2 टाइम्स कर देते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट सी आ जाता था। जब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, ध्यान से करिए, इन्होंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पोल है, तो पोल से लेके यहाँ ये सी तक की, मतलब फोकल लेंथ का 2 टाइम्स लोगे तो यही क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखोगे बच्चों ए बी, तो जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होता था, याद करिए, ठीक है, और इमेज भी उतना ही बड़ा बनता था। एच आई इज इक्वल टू एच ओ, रियल एंड इन्वर्टेड होता था, याद है आपको? ठीक है, तो यहीं पे इमेज बन, कैसे, ये देखिए पैरेलल जाती थी तो फोकस से निकलती थी, और दूसरी रे अगर हम फोकस से निकाल दें तो ये पैरेलल हो जाती थी। ठीक है, थोड़ा सा सही से नहीं बन रहा है, ये कुछ ऐसा, ठीक। तो ये जो पॉइंट ए है इसकी इमेज यहाँ पे मिलेगी हमें, ये वाला पॉइंट सी है ए डैश पे, और बी की मतलब बी के साथ कोइंसाइड करेगा। तो ये देखिए हाइट ऑफ इमेज इज सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पर इमेज बच्चों ऑब्जेक्ट से बड़ी तो हुई नहीं, तो ये तो बच्चों रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, कह रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। बच्चों देखिए, ये मुझे बच्चों सही तो लग रहा है, लेस देन फोकल लेंथ का मतलब आप समझ रहे हैं? समझिएगा बच्चों जरा, देखिए मुझे तो सही लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। वीडियो आपको दिख रहा है, क्लियर है, दिख रहा है? चलो यहाँ पर बच्चों मुझे लग तो रहा है कि ऑप्शन हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। ओके, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं क्या होता है, देखते हैं। ये फोकस है बच्चों और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सही है। अब ये रहा आपका पोल, तो पोल से फोकस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये जो फोकल लेंथ है, इन्होंने क्या बोला है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस हो बच्चों। तो बच्चों देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक केस हमारा ये था ना कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन सही क्यों नहीं होगा, लग तो रहा है मुझे सही, देखते हैं क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने पोल और फोकस के बीच में रखा है, ये तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से फोकस तक ये हो जाएगी कि नहीं, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस फोकल लेंथ से क्या है, कमी तो है ना? अब यहाँ पे जो डायग्राम आपका बनता था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम एक, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो यहाँ से हमने एक पैरेलल रे निकाली, और ये पैरेलल हमारी कहाँ से, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, और दूसरी हम यहाँ से लेते थे, शायद सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से लेते थे। सब क्लास में हमने आपको बताया, जिन्होंने क्लास नहीं करी प्लीज़ क्लास करें पहले, और फिर ये वाली क्लास करें। तो ये गई ऐसे टकरा के, ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी ऐसे, है ना? और बच्चों फिर यहाँ पर हम इसको क्या करते थे, बैक ट्रेस करते थे, याद है? ये इमेजिनरी यहाँ पे मीट करती थी, तो एक इमेज यहाँ पे मिलेगी, ये कैसी होती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती थी, याद है आपको? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये तो बच्चों मुझे ऑप्शन तो सही लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों एच आई देखिए, इमेज देखिए इतनी बड़ी बन गई, ऑब्जेक्ट छोटा है,
और यही तो इन्होंने मांगा था ना आपसे कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज हो जाए। सही तो लग रहा है बच्चों, लेकिन पता है एक गलती लग रही मुझे इसमें। गलती ये लग रही जब इन्होंने बोला कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। भाई मान लो उसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, मान लो 2 सेंटीमीटर या कुछ भी ले लो, जो भी लेना आपको, 5 सेंटीमीटर ले लो, चलो ठीक है। अब देखिए बच्चों 5 सेंटीमीटर से कम 3 होता है, 4 होता है, सब होता है, लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर यही बात इनको ठीक से बोलनी होती तो इनको ये बोलना चाहिए था ना कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। क्योंकि ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये कितना है फोकल लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से कम, सुन लो 5 सेंटीमीटर से कम, लेस देन 5 सेंटीमीटर मतलब लेस देन फोकल लेंथ, तो मैं शीशे के फ्रंट में भी रख सकता हूं, पीछे भी तो रख सकता हूं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये गलती लग रही बच्चों मुझे इस ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा जरा। भाई लेस देन 5 मतलब 4 सेंटीमीटर पे आप यहाँ पोल के मतलब शीशे के मिरर के फ्रंट में भी तो रख सकते हो, और मिरर के बैक में अगर रख दोगे, मिरर के बैक साइड रख दोगे बच्चों, इमेज ही नहीं बनेगी। मिरर के बैक में तो पॉलिश होता है, बताया पढ़ाया आपको क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन थोड़ी ना होगा, रिफ्लेक्शन तो यहाँ से होगा। तो बच्चों इन्होंने सही से क्लेरिफाई किया नहीं है। इनको क्या लिखना चाहिए था? बिटवीन द पोल एंड फोकस। अगर ऐसे लिख देते तब तो मेरी बात सही हो जाती, क्या कि भाई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से लेस देन डिस्टेंस पे भी रखा हुआ है, क्योंकि फोकल लेंथ 5 है और ये 4 या 3 कहीं पे रखा है, और ये पोल और फोकस के बीच में भी। तो इन्होंने यहाँ पे गलती क्या करी कि पोल और फोकस के बीच में रखा है, ऐसा तो नहीं बोला इन्होंने कहीं पर, सही है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन बी है ये मुझे भी सही अभी नहीं लग रहा है। अब ऑप्शन सी देखिए, कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट्स। तो जरा डायग्राम बच्चों बना के देखते हैं क्या स्थिति होती है इसकी। ओके, तो डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, सारी क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से किए होने चाहिए, तभी आप चीज़ें समझने में सक्षम हो पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं बच्चों पोल आ जाएगा, और यहाँ कहीं होता था आपका फोकस, और इसी का अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो हमको पॉइंट सी मिल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बच्चों कहा रखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बच्चों यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट इन्होंने रख दिया। आइए देखते हैं क्या स्थिति होती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बच्चों ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक। चलिए इमेज बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे इमेज? एक रे बच्चों हम पॉइंट ए की इमेज बना लेते हैं। चलो, तो यहाँ से एक रे हम निकालते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल कहाँ से जाएगी? ये ऐसे फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई मिरर से यहाँ गई, सही है। और दूसरी वाली बच्चों अगर हम मिरर को थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा लें तो दूसरी वाली रे हम ए से निकालते थे और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से ले जाते थे। याद होगा आपको, ये सब हमने क्लास में आपको बताई हुई चीज़ें। तो ये ऐसे यहाँ जाती थी शीशे पे टकरा के, यानी कि रिफ्लेक्ट होके ये वापस जब आती थी ये ऐसे। अब देखिए बच्चों, बन तो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको बताएं यहाँ कहीं ये सच में मीट करती थी, अगर आप देखें ये वाला केस, ठीक है। तो पॉइंट ए की जो इमेज होगी यहाँ मिलेगी ए डैश। अब देखिए अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ा लें तो ये पूरी इमेज आपकी ए डैश बी डैश मिल गई कि नहीं। और इस केस में बच्चों ध्यान से चेक करिए, बिल्कुल सही इन्होंने बता भी दिया है हमें, क्या कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। और जब मैंने बनाया तो जो मेरा इमेज आया वो रियल एंड इन्वर्टेड है। चेक कर लो, इन्वर्टेड है कोई बात नहीं, लेकिन एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। चेक करो, हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन, साफ साफ दिख रहा है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज। तो इस केस में बच्चों एच आई इज ग्रेटर देन व्हाट? एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन व्हाट? एक्चुअल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं? तो बच्चों ये ऑप्शन सी तो मुझे सही लग रहा है। अब ऑप्शन डी में आ जाइए, कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये तो बहुत ईजी है, शायद हम लोगों ने बच्चों कल भी किया था या नहीं किया था, याद नहीं है किसी क्वेश्चन में या क्लास में किया होगा। देखिए ये है आपका क्या? फोकस, और ये क्या आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्होंने कहाँ रखवाया आपसे? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? केप्ट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ग्रेटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि वो तो कहीं पे भी आ सकता है ना। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इतना, यहाँ पोल से लेके सी तक। अब भाई शीशे के फ्रंट में रख दो या बैक में रख दो, तो ये तो ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा। फिर भी आइए मैं आपको फ्रंट में रख के एक बार दिखा देता हूँ। तो सेंटर ये रेडियस है पूरा, पी से लेके सी तक, इसके बाहर रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस लेके आपने ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं बच्चों प्लेस कर दिया। लेट अस से ए भी एक ऑब्जेक्ट। अगर हम इमेज बनाना चाहें पॉइंट ए की, तो पैरेलल आती हुई रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन, बताइए कहाँ से जाएगी? फोकस से। और दूसरा हम निशाना लगाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से बच्चों ले जाते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आती है वो तो सीधे निकल जाती। तो आप क्लियरली देखिए ए की इमेज यहाँ मिल गई कि नहीं मिल गई? ए डैश, और ये ऐसा, ये रियल एंड इन्वर्टेड है। बच्चों बहुत ध्यान से चेक करिए, जो इमेज आपकी छोटी हो गई ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ क्या हो गया? हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज इज लेस देन व्हाट? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भी ऑप्शन आपका चला ही गया। बताइए कोई डाउट है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है इन द फिगर 10.1 शोज अ रेज ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम अ मीडियम ए टू मीडियम बी। ओके, बहुत बढ़िया बच्चों, ये फिगर एक दिया हुआ है, बहुत ध्यान से फोकस करिए। पहले आप फिगर समझ लीजिए। देखिए बच्चों, ये जो रे आ रही है, देखिए ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, मतलब फर्स्ट मीडियम और ये सेकेंड मीडियम। ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। ठीक है, सुनिए, मीडियम ए से रे आ रही है और कौन से मीडियम में जा रही है? बी में। आपको याद है? बताइए, रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट की जो स्पीड है उसमें भी चेंजेस आ रहे होंगे और लाइट की डायरेक्शन में भी चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो रे आ रही है, ठीक है, जैसे ये इंटरफेस पे पड़ेगी, मतलब ये इंटरफेस है ना आपका, ये वाले पॉइंट का नाम मैं अगर ओ रख दूं बच्चों, तो जैसे ये पॉइंट ओ पे लाई करेगी। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक ऐसा इमेजिनरी हम सरफेस अज्यूम करते हैं जो दोनों मीडियम को क्या करता है? सेपरेट करता है, तो ये इंटरफेस है। अब जैसे ये इंसिडेंट रे आके यहाँ पे बच्चों लाई करती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ओ क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और मैंने आपको क्या बताया क्लास में? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे तुरंत नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। तो ध्यान चेक करो, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल क्या होता है? ये बच्चों नॉर्मल है आपका, ये एन डैश, ये नॉर्मल जो है ये इंटरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये पूरा एंगल 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, तभी तो ये 30 और ये 60 दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो रे आ रही है स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे इन्होंने 30 डिग्री एंगल दे दिया, यहाँ दे दिया 60। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही है। याद करिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता था जो एंगल इंसिडेंस रे किसके साथ बनाती है? नॉर्मल के साथ। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों 30 नहीं है, 60 है। क्यों? ये रही आपकी इंसिडेंस रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है? नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बच्चों मैं आई से दिखाऊं, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है मेरा? 60 डिग्री है। सही है। अब ध्यान से चेक करिए, ये रे आती है, यहाँ पे लाई करती है, यहाँ पे पॉइंट ओ पे गिरती है इस इंटरफेस पे, और इसको जाना कैसे चाहिए था? ये स्ट्रेट पाथ पे ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इसने क्या किया? टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। चेक करो, ये ऐसे मुड़ गई, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। चेक कर लीजिए, तो ये अब ऐसे मुड़ गई, रिफ्लेक्शन हो गया। और जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये वाली रे कौन सी रे कहलाएगी? बताइए, रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? तो ये रे है रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाया। स्टूडेंट आपको ये नहीं चेक करना है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये भी 45 है, ये भी 45 है, कोई बात नहीं। ठीक है, एग्जाम में चेंज करके भी आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या पता, सोचिए आपको यहाँ पर कोई एंगल दे दिया जाता इतना, ये कोई एंगल दे देते, लेट अस से 20 डिग्री दे देते मान लीजिए। ठीक है, 20 तो नहीं 30 दे देते मान लीजिए, तो आप 90 में से माइनस करते तो ये 60 आता। बात समझ में आई कि नहीं? तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो सपोज बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने दिखाया और ये कितना है? 45 डिग्री। ये नॉर्मल है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो 90 होता है नॉर्मल होता है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने 45 बनाया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज व्हाट? 45 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया। अब इन्होंने आपसे पूछा क्या बच्चों? कह रहा है कि मीडियम ए से मीडियम बी में गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी, बच्चों ध्यान से करो, रिलेटिव टू मीडियम ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है? मीडियम बी का, मतलब सेकंड वाले मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो आपको याद है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम या तो म्यू से दिखाते थे या तो एन से दिखाते थे, याद होगा, या तो म्यू से दिखाते थे और या तो एन से। चलो मान लो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से दिखाया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका क्या मतलब होता था कि रे आ कहां से रही है? फर्स्ट मीडियम से। जा कहां रही है? सेकंड मीडियम में। मोड़ने का काम कौन करता है? सेकंड मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका? सेकंड मीडियम का। किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। और इस बात को बच्चों हम लोग ऐसे लिखते थे कि नहीं, n/1 याद करिए, और इसको क्या पढ़ते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? 1। याद है? एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग, इट इज कांस्टेंट। बच्चों ये कांस्टेंट होता था किसके लिए? किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मतलब मीडिया इज द प्लूरल ऑफ मीडियम। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 कोई भी दो मीडियम होंगे, एक इंटरफेस होगा, मतलब जहां पे मीडियम चेंज हो रहा होगा, तो दो दिए गए मीडियम के लिए ये कांस्टेंट होता था। और ये कांस्टेंट आता कैसे था? याद करिए, स्नेल्स लॉ से। याद है? स्नेल्स लॉ में यही तो बताया गया था क्या, कि किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता था वो एक कांस्टेंट होता था, और इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो वाला मीडियम, जो वाला मीडियम सेकंड वाला मीडियम होता है, मतलब जिस मीडियम में रे जाती है और जो मीडियम रे को मोड़ने का काम करता है। याद है? तो दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज गिवन बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत है बताइए?
हाँ, अब इसी चीज़ को बच्चों हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, बताइए सेकंड मीडियम का नाम इन्होंने बी रख दिया तो 2 की जगह मैं बी रख दूंगा और ए की जगह मैं ए रख दूँ, 1 की जगह मैं ए रख दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या पढ़ोगे इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू व्हाट, मीडियम ए इज गिवन बाय व्हाट, साइन आई बाय साइन आर। और यही तो बच्चों आपको निकालना है, बताइए यही तो आपको फाइंड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, स्नेल्स का लॉ हमने लगाया है, द रेशियो ऑफ व्हाट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब साइन लेना है। कुछ बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी अभी तक। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, किसी एंगल का साइन लिया जाता है तो SINE और शॉर्ट में इसको हम ई हटा के साइन लिखते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, आई कितना है 60, उसको भी हम रख देंगे। और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो लेना है किसके साथ, द रेशियो ऑफ व्हाट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द रेशियो ऑफ टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। तो जो रेशियो आता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ, ये कांस्टेंट होता है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इसी कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं किसका, सेकंड मीडियम का फर्स्ट रिस्पेक्ट में। तो बस यही निकाल लीजिए आप, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ भी रिवाइज हो गया होगा बच्चों। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज गिवन बाय साइन आई की वैल्यू बच्चों कितनी बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 60 डिग्री अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बच्चों 45 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए या रिलेटिव टू ए इज गिवन बाय साइन 60 कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए पहले, साइन 60 √3/2 होता है, याद है आपको। तो ये हो गया √3/2 बच्चों। साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो √3/2 हमने रख दिया और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, नीचे साइन 45 है, साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है आपका कितना 1/√2। सही है, तो ये होता है 1/√2। ओके, अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा उस पर टिक लगा दीजिएगा। कैसे सॉल्व करें सर, तो ये हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये है आपका √3/2 और ये देखिए ये डिवाइडेड का साइन है तो हमने इसको ऐसे लगा दिया, और फिर इसके नीचे क्या है 1/√2 है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए बच्चों √3/2 तो ऐसा ही है, अब डिवाइड का साइन हटा के अगर आप क्रॉस लगाएंगे तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 क्या हो जाएगा √2/1, और √2/1 का मतलब क्या होता है, √2 ही होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अब देखिए √3 बाय, हाँ भाई बताइए, 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 × √2 लिख सकते हो कि नहीं, 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2, भाई √2 × √2 2 ही तो होता है, तो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया √2 × √2, इंटू में √2/1। अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया और क्या आ गया बताइए, √3 बाय, ध्यान दें स्टूडेंट्स, √3 बाय √2 × 1 क्या होता है √2। तो बच्चों जो रेशियो आ गया आपका √3:2 आ गया, जिसको आप ऐसे भी ऑप्शन में दिया सकते हैं या पूरे पे भी रूट वो लगा सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन बाय या रिलेटिव टू ए इज गिवन बाय, हाँ बच्चों ये ऑप्शन दिया है कहीं, ध्यान से चेक करिए, √3/√2, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी में √2/√3 दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करिए। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। एक फिगर बच्चों के मैंने बहुत ध्यान से, आप लोग सभी बच्चे फिगर देखिए। देखिए मीडियम ए, देखिए ये तो इंटरफेस है, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट अपने मन से ले लें, पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये इंटरफेस है, ये मीडियम ए है और इधर मीडियम बी है। तो बच्चों देखिए लाइट रे ऐसे जा रही है, मीडियम ए में चल रही, जब तक वो सेम मीडियम में रहती है ना तो उसकी स्पीड चेंज होती, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती। जैसे ही वो इंटरफेस पे पहुंची, जाना कैसे चाहिए था स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, जाना इसको स्ट्रेट चाहिए था ऐसे, लेकिन ये बच्चों मुड़ गई किधर, ये मुड़ गई टुवर्ड्स द व्हाट, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है ना। चलो सही तो बोल रहा हूँ ना मैं, स्ट्रेट जा रही थी और टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। अच्छा, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि पता है, इसका मतलब मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इसके मोड़ने की क्षमता ज़्यादा है। जिस मीडियम के मोड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है रे को, वो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा मोड़ देता है ना, यही तो काम करता है। इसका मतलब कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा होगा तो इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन यूनिटी। बट पता है ऐसे मेरे को बच्चों सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना स्नेल्स का लॉ लगाता हूँ। और अब आप लोग मेरे साथ बहुत ध्यान से चेक करिएगा। देखिए बच्चों, अभी आपने देखा था क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए इन्होंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए विल बी, मतलब आवाज़ आ रही है, क्लियर है, हाँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी बच्चों, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों एन से दिखाया था, ऑफ मीडियम बी यानी कि सेकंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिव टू ए यानी कि ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब रे आ कहाँ से रही, ए से जा कहाँ रही, बी में। ठीक है, मोड़ कौन रहा है, बी, मीडियम बी मोड़ने का काम कर रहा है। भैया क्लास करो तब समझ में आएगा। सुनो,
तो इज इक्वल्स टू क्या होता था याद करिए बच्चों, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का रेशियो लेना हमको किसके साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ। अब सुनो बच्चों, इसको तो अभी आप कर लीजिएगा। एक बात मैं आपको क्लास 10th में जो मैथमेटिक्स में हमें पढ़ाया गया इस साल, उसको देखिए ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। क्लास 10th का मैथमेटिक्स में आ जाइए थोड़ी देर के लिए। ये थीटा होता था, एंगल चलते थे यहाँ, ये 0 डिग्री याद है, 0 के बाद 30 आता था, और 30 के बाद बच्चों 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री होता था। ठीक, अब अगर हम यहाँ साइन ले लें, यानी कि साइन थीटा, साइन 0 कितना होता था 0, साइन 30 कितना होता था बच्चों 1/2, साइन 45 कितना होता था बोलिए 1/√2, और साइन 60 कितना होता था स्टूडेंट्स, ये होता था आपका √3/2, और साइन 90 होता था 1। सही है, ध्यान से चेक कर लो। यहाँ तो मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, वरना मैं आपको करके दिखाता। देखिए बच्चों बात समझिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, मतलब ये अगर 0 है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री की 0, 1/2 का मतलब बच्चों 0.5। अब मैं ना आपको जिम्मेदारी देता हूँ बच्चों, आप अपना कैलकुलेटर निकालिए, कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको, आप अपना कैलकुलेटर निकालिए, 1/√2 कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, आप देखिएगा बच्चों 0.5 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ये 0.5 0 से बड़ा है, और ये 1/√2 का आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, अप्रॉक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, उसको आप ले लीजिएगा। तो ये वैल्यू जो भी होगी ये 0.5 से बड़ी होगी। इसी तरीके से √3/2 जो भी होगा कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेना, वो आपका 1/√2 से बड़ा होगा मतलब, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा कौन होगा, 1 बड़ा होगा सबसे बड़ा। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात बताओ, ये बात बच्चों मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एंगल बढ़ते जाते हैं, ध्यान से चेक करिए, जब एंगल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो साइन फंक्शन की जो वैल्यू आती है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक इनपुट लेगा और एक आउटपुट देगा। जैसे कि अगर हमने आपको बोला कि भाई फंक्शन क्या आपका साइन थीटा है, अगर थीटा हम 0 ले लें, साइन थीटा, थीटा अगर हम कितना ले लें 0, तो साइन 0, इनपुट आपने थीटा को कितना दिया 0, तो साइन 0 कितना आ गया 0। अगर हम आपको बोल दें कि भाई नहीं थीटा बेटा आप ले लो 60 डिग्री, तो आप बोलोगे सर साइन 60 निकालना है इसका मतलब, हम बोलेंगे हाँ भाई साइन 60 निकालना है इसका मतलब, तो साइन 60 कितना होता है बोलिए √3/2। तो इस बार आपने थीटा इनपुट कितना दिया 60, तो उसका वैल्यू कितना आ गया साइन फंक्शन का √3/2। फील कर पा रहे हो? तो बच्चों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है साइन का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। चेक करो, जैसे जैसे ये जो थीटा है, इस रो में थीटा लिखा हुआ है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा साइन फंक्शन का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, अब एक बात बताइए बच्चों, आप लोग मुझे बहुत ध्यान से देख के बताइए कि अगर हमने आपको 2 थीटा दे दिए, 2 एंगल्स दे दिए, सपोज θ1 और θ2, और हमने आपको बोला कि भाई θ1 बड़ा है किससे, θ2 से। पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, θ1 इज ग्रेटर देन व्हाट, θ2। तो एक बात बताओ, इनके साइन अगर हम ले लें तो साइन ऑफ θ1 जो कुछ भी होगा वो पक्का किससे बड़ा होगा, साइन θ2 से। भाई साइन θ1 कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल θ1 आपने 30 डिग्री ले लिया बच्चों, ठीक है, और θ2 आपने 60 डिग्री ले लिया, तो बताओ कौन बड़ा, मतलब साइन 30 डिग्री बड़ा कि आपका, सॉरी θ1 को बड़ा लेना था ना और θ2 को छोटा। ठीक है, तो बताइए साइन 60 डिग्री बड़ा होता है कि साइन 30 डिग्री बड़ा होता है, बताइए फटाफट, टेबल में देख के बताइए। ठीक है, और देखने की जरूरत ही नहीं बच्चों, साइन तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता जाता है 0 से 90 की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब साइन 60 बड़ा है किससे, साइन 30 से। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे सुनो, एक बात बताओ बच्चों, कई बार हमने आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया है कि अगर आप कहीं पे रेशियो निकाल रहे हो, बात समझो, अगर आप कहीं पे रेशियो निकाल रहे हो बच्चों, ध्यान से चेक करिए, जैसे आपने 8 और 4 का रेशियो निकाला, ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, चेक करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है बच्चों, आंसर कुछ भी है पक्का हमेशा यूनिटी 1 से बड़ा आएगा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा। चेक कर लेना आप, 4 1 4 4 2 8 होता है। लेकिन अगर बच्चों न्यूमरेटर छोटा हो जाए और न्यूमरेटर अगर छोटा हो जाए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, तो बच्चों आंसर आपका 1 से छोटा आएगा। चेक कर लो, बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको यहाँ पे आके पूछूं कि बच्चों मुझे आप बताइए कि साइन θ1 और साइन θ2 का रेशियो कैसा होगा, और मैंने कंडीशन क्या दी आपको बताइए कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो साइन θ1 और साइन θ2 का रेशियो बताइए 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, क्लियर है, क्योंकि साइन θ1 यानी कि न्यूमरेटर का वैल्यू बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन क्या है, 1 है, ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। और अगर बच्चों न्यूमरेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो गया तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। बात समझ में आई? तो जब इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो अब आप फिगर में आ जाइए जरा। अब मुझे बच्चों ये बताइए
कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हमें निकालना है तो ध्यान से बच्चों आप मुझे देख के बताइए, यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं बन पा रही, आप लोग एडजस्ट करिएगा। देखिए बच्चों, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन बताइए क्या होती है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला एंगल, ये रही ना नॉर्मल तुम्हारी एन डैश, ठीक है, तो इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना है यही एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बच्चों मुझे देख के बताओ, इसका नाम अगर मैंने मान लीजिए θ1 रख दिया, ठीक है, या इसका नाम आई रख दो, चलो कोई बात नहीं, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ये। फिगर में बच्चों आपको साफ साफ कम से कम इतना तो दिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से। बताइए आपकी बुक में फिगर जो प्रिंट है या मेरे बोर्ड पे, बताइए आई बड़ा है बच्चों की आर बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है, आई बड़ा है कि आर बड़ा है। लेट मी चेक इट अगेन, यस आई बड़ा हुआ है, आई बड़ा है, सही है ना। तो ध्यान से करो बच्चों, यहाँ पर आई इज ग्रेटर देन व्हाट, आर। तो अगर आई आर से बड़ा है, अगर हम आई का, जैसे कि यहाँ θ1 θ2 से बड़ा था, तो अगर हम आई का साइन ले लें तो साइन आई भी तो साइन आर से क्या होगा, बड़ा होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, अगर साइन आई साइन आर से बच्चों बड़ा होगा तो इनका जो रेशियो है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इनका जो रेशियो है वो स्टूडेंट साइन आई और साइन आर का जो भी रेशियो होगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं, पर जो भी इनका रेशियो होगा वो पक्का क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब इनका जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्टूडेंट्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज गिवन बाय, मतलब जो भी होगा वो इसके इक्वल होगा और ये यूनिटी से बड़ा है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आई का जो रेशियो है यूनिटी से ग्रेटर है, तो ये भी तो क्या होगा, यूनिटी से ग्रेटर ही होगा कि नहीं। अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यूनिटी से ग्रेटर वाले पे टिक लगाएंगे। चेक करो ऑप्शन में कहीं दिया हुआ बच्चों, यस, तो ये ऑप्शन में ए में हमने टिक कर दिया। और एक बात बताऊं, ये ग्रेटर देन 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि ज्यादा कौन मोड़ रहा है, बी ज्यादा मोड़ दे रहा है, बहुत ज्यादा मोड़ दे रहा है नॉर्मल की तरफ, इसके मोड़ने की क्षमता ज्यादा है बच्चों, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू ए ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा। सब क्लास में हमने आपको बताया है। और देखिए बच्चों, ऑप्शन डी तो बिल्कुल चला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं 0 है। क्यों 0 है भाई, क्या इसने मोड़ा ही नहीं, दूसरे मीडियम ने मोड़ा ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की कैपेबिलिटी, तो मोड़ा तो उसने, तो 0 कहाँ हो जाएगा, ठीक। और इक्वल टू यूनिटी बच्चों, इक्वल टू यूनिटी भी हो नहीं सकता। इक्वल टू यूनिटी तब होता जब जितनी इसकी क्षमता होती उतनी ही इसकी क्षमता होती, यानी कि साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, साइन आर हो जाता, दोनों कट जाते, दोनों आई और आर दोनों अगर सेम एंगल होते तो, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपका चला गया। उसके बाद लेस देन यूनिटी तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा था, इसलिए ग्रेटर देन यूनिटी आएगा, तो ये ऑप्शन बी भी चला गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए बी। ओके बच्चों देखिए, एक बॉक्स है, आप समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन तो हम पढ़ लेंगे, आपको हम समझा देते हैं। ये एक बॉक्स है, ठीक, बॉक्स में होल किया हुआ है, जैसे मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है, अब जैसा भी दिख रहा है बॉक्स है। अब इस बॉक्स में होल है, इधर होल है ए नाम का और उसके नीचे कहीं पे होल है बी नाम का, होल है। होल से लाइट एंटर करती है, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, लाइट जो होल ए से एंटर करती है वो देखिए पैरेलल है, और बी से जो एंटर कर रही है वो भी लाइट कैसी है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। ओके, और फिर दूसरे साइड में सी और डी, ये भी होल है। अब एक तरफ से एंटर करेगी, दूसरी तरफ से लाइट एमर्ज होगी, बाहर निकलेगी। तो जो बाहर निकल रही हैं बच्चों, उनका भी नेचर कैसा है, देखिए ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि बीम ऑफ अ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी एंड एमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू द होल्स सी एंड डी। ठीक है, होल सी और डी से बाहर निकलती है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। कह रहा है कि इस बॉक्स के अंदर बच्चों कुछ रखा हुआ है, और जो भी रखा हुआ उसका नाम बता दो क्या रखा हुआ है। आइए जरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी कॉनकेव लेंस, अ प्रिज्म। सुनो बच्चों, क्लास में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, क्या आपको रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का केस याद आया? ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं आप लोग ने भी चैप्टर देखा होगा। क्या आपको रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का केस याद आया? ठीक है, ये कीड़ा कहाँ से आ रहा है यार, देखो वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब ऐसे रखा था, ग्लास स्लैब, याद है आपको? इधर एयर थी, इधर ग्लास था और वापस एयर, यहाँ पे एयर थी, यहाँ पे ग्लास स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और इधर एयर। तो बच्चों अगर हम आपको फटाफट एक बार याद दिला दें तो वहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता था, याद है आपको? ये ऐसे करके जाती थी, फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, जाना किधर चाहिए था? स्ट्रेट, बट ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती थी, बिकॉज दिस इज द डेंसर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ग्लास इज ऑप्टिकल डेंसर देन एयर। तो ये स्ट्रेट ना जाके टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड हो जाती थी, ये ऐसे।
अब इस पॉइंट पे हमने फिर से एक नॉर्मल डालते थे और इसको जाना कैसे चाहिए था, याद करिए, इसको जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती थी। जितना ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई है ग्लास में, उतना ये एयर में जाते टाइम, ग्लास से जब एयर में जा रही तो उतना ही ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती थी। और जब ये ऐसे यहाँ से इमर्ज होती थी बच्चों, ये इंसिडेंट है और ये इमर्जिंग रे है, तो याद करिए जो असली वाली रे, असली रे क्या मतलब, जो इंसिडेंट रे थी उसका जो ओरिजिनल पाथ था स्टूडेंट्स, उसका जो ओरिजिनल पाथ था उस पाथ से वो ऐसे पैरेलली शिफ्ट हो जाती थी और इसको हम क्या बोलते थे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद है, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक है। तो अपने पाथ से ये पैरेलली शिफ्ट हो जाती थी। बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे ये वाली जो रे, अगर मैंने इसको रे नंबर 1 नाम दिया तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये यहाँ से गई और ये देखिए पैरेलली शिफ्ट हो गई कि नहीं हो गई, बताइए पैरेलल शिफ्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ से ए, मतलब जो ए से 2 रेज इन्होंने दिखाई, तो ये अगर 1 है तो ये पैरेलल शिफ्ट होके थोड़ा सा यहाँ से निकल गई होगी रे 1। अब ये रे 2 है अगर, तो ये रे 2 यहाँ से निकल गई, देखिए 2 भी पैरेलली क्या हो गई, शिफ्ट। अरे भाई चेक करो बच्चों, इसको अगर रे 1 को अगर हम ऐसे करके आगे बढ़ा दें तो ये देखिए ये क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, किसका, फर्स्ट रे का, ओके। और ये देखिए अगर 2 को हम ऐसे ओरिजिनली ऐसे बढ़ा दें तो ये देखिए ये क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे 2। ठीक इसी तरीके से नीचे भी कर सकते हैं। तो बताइए अंदर क्या रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा हुआ है। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर कैसे रखा हुआ है, सर ऐसे ही रखा हुआ है या तिरछा रखा हुआ है। तो पता है बच्चों, तिरछा रखा हुआ है, ठीक है। अगर सीधा रखा होता तब तो वो यहीं से जाती, यहीं से निकल जाती ना, क्योंकि ध्यान से चेक करिए ना भाई, अगर आप ऐसे रख दोगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हमने देखी ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जब हमने रखा था बच्चों, तो हमने रे को ऐसे तिरछा गिराया था, उस पर थोड़ा सा एंगल पे गिराया था, याद है। और यदि आप ऐसे इसको सीधा रख दोगे तब तो ये 90 डिग्री पे फॉल कर जाएगी, और 90 डिग्री का भी केस हमने आपको वहाँ पे पढ़ाया हुआ था क्लास में कि वो तो सीधे निकल जाएगी। अब वो सब लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करेगी, याद होगा आपको, ठीक है। तो बच्चों ये जो स्थिति होगी कुछ आपकी ग्लास स्लैब तिरछी अंदर रखी होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों ऐसे, या अगर ऐसे रखी होगी तो ये आएगा रे अभी होल से गया और यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो नॉर्मल, हाँ ये तिरछी रखी होगी, ठीक है। तो जैसी भी होगी तिरछी होगी, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे इस डायरेक्शन में हो, कुछ ना कुछ एंगल बनना चाहिए, ठीक है, स्लैब और रेस के बीच में। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो बच्चों रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पे हम टिक कर देंगे। अब सुनिए बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस भी दिया ऑप्शन में, कॉनकेव लेंस भी दिया। कॉन्वेक्स लेंस हो नहीं सकता, सुनो, कॉन्वेक्स लेंस ना पैरेलल आती हुई रेस को क्या करता था, कन्वर्ज कर देता था, अंदर की तरफ ले आता था, याद होगा आपको, कुछ ऐसा कॉन्वेक्स लेंस होता था। तो अगर ये बच्चों ऐसे करके पैरेलल रेज आ रही होती थी तो ये इसके फोकस पे ऐसे मीट हो जाती थी, आपको सब पढ़ाया हमने क्लास में, इसने तो कन्वर्ज कर दिया बच्चों पैरेलल रेस को। बताइए क्या पैरेलल रेज आके ऐसे दब गई अंदर, क्या कन्वर्ज हो गई, नहीं, तो कॉन्वेक्स लेंस तो हो नहीं सकता। अब कॉनकेव लेंस क्या करता था, याद करिए बच्चों, कॉनकेव लेंस जो होता था वो क्या करता था, पैरेलल आती हुई रेस को बच्चों ऐसा डाइवर्स कर देता था, शायद पढ़ा अपने क्लास में, ऐसे फैला देता था। क्या इसने पैरेलल आती हुई रेस को ऐसे डाइवर्स कर दिया, इसका मतलब बॉक्स के अंदर कॉनकेव लेंस भी है नहीं। उसके बाद बच्चों जो डी ऑप्शन है प्रिज्म, प्रिज्म जब हमने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था, ज़्यादा तो आपके सिलेबस में नहीं था, पर फिर भी जितना हमने पढ़ाया है। अच्छा ये प्रिज्म का बच्चों ज़्यादा डिटेल आएगा किसमें, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, और दोनों चैप्टर मैंने साथ में पढ़ने के लिए बोले थे कि जैसे ही आप लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़िए तुरंत आप ह्यूमन आई एंड कलरफुल, बिकॉज पूरा रे ऑप्टिक्स का पार्ट है, सही है ना। तो वहाँ पे प्रिज्म में हमने आपको बताया है कि जब भी बच्चों प्रिज्म पे लाइट पड़ती है ऐसे, ठीक है, ये प्रिज्म क्या करता है, लाइट को ऑलवेज टुवर्ड्स द बेस बेंड कर देता है। किधर बेंड करता है, टुवर्ड द बेस। तो याद होगा आपने यहाँ व्हाइट लाइट डाली थी, आपको 7 कलर्स मिलते थे, विबग्योर वगैरह बनता था, लेकिन ये जो लाइट यहाँ से इमर्ज होती थी प्रिज्म के ये वाले सरफेस से, ये बच्चों टुवर्ड द बेंड, सॉरी टुवर्ड द बेस, ये बेस है ना प्रिज्म का जिस पे प्रिज्म खड़ा हुआ है, तो बीम ऑफ लाइट टुवर्ड द बेस बेंड हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पर टुवर्ड द बेस अगर बेंड हुई होती तो पैरेलल कैसे निकलती बताओ बाहर, तो प्रिज्म भी हो नहीं सकता है, प्रिज्म हमेशा लाइट को अपने बेस की तरफ मोड़ता है, ये हमने आपको क्लास में बताया, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन द साइड ए एंड एमर्जेस आउट ऑफ द होल ऑन द साइड ऑन द अदर फेस बी होना चाहिए था बच्चों, यहाँ अदर फेस बी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा देखिए टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं। ये ऐसे बॉक्स होगा एक रेक्टेंगुलर, है ना, अब इसके अंदर कुछ रखा होगा, जो रखा होगा हमें बताना है। ये फेस ए है और ये फेस बी है, तो अगर हम डायग्राम में आपको दिखाएं तो ये वाला फेस ए है और ये फेस। अब ये डायरी को बच्चे बोलेंगे कि बॉक्स नहीं समझ में आ रहा है, यार ऐसा होगा ना रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, बॉक्स होगा, समझ जाओ अब डायरी है तो मैं क्या करूँ। कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। तो बच्चों इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है ये आपको बताना है।
बहुत ध्यान से यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फोकस करना है। नंबर पड़े हुए हैं बच्चों रेस पे, ये रे नंबर 10 है, मतलब यहाँ पे फेस ए में रे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 रेज हैं। उधर से जब निकल रही है, इमर्ज हो रही है बच्चों होल में से, यहाँ होल होगा जो भी, यहाँ से होल से गई और यहाँ से किसी होल से निकली, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर 1 इधर है तो 1 आपको इधर मिल रही है, ठीक है। फिर 2 तो 2, मतलब आप ऐसे देख सकते हो 1 इधर तो 1 इधर मिल रही है, और 10 अगर इधर है तो 10 ऐसे मिल रही है आपको, ठीक है। ये चल क्या रहा है बच्चों कार्यक्रम, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है वो ये चल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, या तो यार ये सब बोर्ड वगैरह कहाँ से आ जाती हैं क्लासरूम में। ओके, तो बच्चों मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है क्या कि देखिए बच्चों, यहाँ कहीं इसका फोकस होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ बच्चों, याद करिए, ठीक है। और इसके 2 फोकस होते थे, याद है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, सब क्लास में आपको बताया। तो ये क्या करता था बच्चों, मान लीजिए हम आपको यहाँ पर कितनी रे लेके दिखा दें, चलिए हम आपको 4 रेस बच्चों लेके दिखा दे रहे हैं, ओनली 4, आप एडजस्ट करिएगा। तो ये रे नंबर 1 है, तो पैरेलल आती हुई रे बच्चों कहाँ से आती थी बताइए। ओके, 1 मिनट, इसको मैं बंद कर देता हूँ सब कुछ यहाँ पे। ओके चलो, आवाज़ आ रही थी, सही है, साउंड आ रहा है। तो देखिए बच्चों ये रे नंबर 1 है, तो पैरेलल आती हुई रेस को बच्चों कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कन्वर्ट कर देता था, याद है आपको, फोकस पे मीट कर जाती थी। तो ये कुछ ऐसी स्थिति होगी, सोचिए, देखिए 1 यहाँ से आई और ऐसे निकली। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लें रे नंबर 2, मान लीजिए ये ऐसे, ये भी पैरेलल आ रही है कहीं से इन्फिनिटी से, तो ये रे नंबर 2 है बच्चों, ये भी कहाँ से पास होगी, ऐसे करके फोकस है, ये इसको ऐसे दबा देगा, और जब ये इसको ऐसे दबा देगा तो डायग्राम कैसा बनना चाहिए 1 के, या आप इसको ऐसे कर दो बच्चों, ये रे नंबर 10 है मान लो, और ये रे नंबर 9 है, तो 10 ऐसे गई पैरेलल थी और ये फोकस से निकल गई, तो ये रे नंबर 10 आपको मिल गई, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, ये रे नंबर 9 है, तो जब ये पैरेलल जाएगी तो ये भी, ये इसको भी कन्वर्ट कर देगा, बट ये आपको यहाँ कहीं मिलेगी ऐसे 9 नंबर, ठीक है। वो तो प्रैक्टिकल करके ही पता चलेगा, मतलब, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए यहाँ पर अगर है रे नंबर 1 कहीं पे, तो ये जो पैरेलल आ रही है ऐसे फोकस से निकलेगी, तो यहाँ आपको मिलेगी रे नंबर 1 कहीं पे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। और इसी तरीके से अगर रे नंबर 2 यहाँ से आ रही है ऐसे पैरेलल, तो ये आपको बच्चों यहाँ फोकस से पास करेगी, पैरेलल जो होती है इसको ये कन्वर्ट कर देगा, ऐसे दबा देता है पैरेलल इसको अंदर, तो यहाँ रे नंबर 2 ऐसे मिलेगी। अब ऐसे मिलती जाएंगी, तो बताइए अंदर क्या रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। बोलेंगे सर कैसे रखा हुआ है, हमें समझ में नहीं, भैया इसको उठाओ और उठा के लाके जब यहाँ सेट करोगे, पता है ये तो पैरेलल आ रही हैं बच्चों, यहाँ कहीं जरा अगर आप फोकस करें ध्यान से, ये वाले पॉइंट पे ही इस कॉन्वेक्स लेंस का क्या आ रहा होगा, फोकस, क्योंकि देखिए फोकस से ऐसे ऐसे करके निकली और आपको डायग्राम ये छुपा के ये वाला पोर्शन दिया गया, ये छुपा दिया गया, ये वाला पोर्शन दिया गया। बात समझ में आई। तो कुछ स्थिति ऐसे होती होगी बच्चों मेरे ख्याल से, तो ये लेंस कहीं अंदर रखा होगा और कॉन्वेक्स लेंस का ये कहीं यहाँ पे बच्चों ऐसे फोकस आता होगा, तो ये ऐसे करके जो पैरेलल आ रही है, तो ये वाली आपको इधर मिल जाएगी, है ना, ये ऐसे फोकस से जा रही होगी, और ये वाली आपको ऐसे ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बट कॉन्केव लेंस बच्चों क्यों नहीं हुआ, अभी बताया था ना, वो तो डाइवर्ट कर देता है बच्चों, फैला देता है। इसने कहाँ फैलाया बताइए, इसने तो कन्वर्ट किया ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे फैलाया तो है नहीं पैरेलल इसको, तो ये तो होगा नहीं। रेक्टेंगुलर स्लैब का केस अभी आपने देखा था कि पैरेलल है तो बस लेटरली शिफ्ट हो जाती थी, बट इमर्ज भी वो पैरेलल ही होती थी, पैरेलल ही बाहर आती थी, ये भी नहीं हो सकता। प्रिज्म क्या करता है, टुवर्ड्स द बेस, प्रिज्म नहीं होगा। देखिए प्रिज्म आपने ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन एक बार बताऊँ सुनो बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस का ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, ये भी क्या है, एक छोटा सा प्रिज्म है, इसलिए इसने टुवर्ड द बेस मोड़ दिया, ये ऐसे निकल गई रे नंबर 10, ठीक। और ये भी एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस का अगर नीचे वाला पोर्शन लोगे, ये भी क्या है, प्रिज्म है, जिसका ये बेस है, ये ऐसे प्रिज्म है, तो यहाँ से जो रह गई ये भी बेस की तरफ मुड़ गई, है ना, तभी तो वहाँ मिली तुम्हें। बात समझ में कि नहीं। बट ये प्योरली आपका प्रिज्म तो है नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्या वीडियो रुक गया क्या। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ बच्चों, पावर क्या होता था, पावर का फॉर्मूला क्या होता था, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f, 1 फोकल लेंथ। याद है पावर ऑफ लेंस क्या होता था, 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते थे बताइए, मीटर्स में, फोकल लेंथ को मीटर्स में मेजर करते थे। और पावर की जो यूनिट होती थी वो डायोप्टर होती थी, जिसको हम कैपिटल D से दिखाते थे। ये फॉर्मूला सभी को पता है, बताइए। पावर को डायोप्टर में निकाला जाता था जब फोकल लेंथ मीटर में ली जाती थी, कोई दिक्कत है बताइए। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो ध्यान से चेक करिए, जो कॉन्वेक्स लेंस होता था, कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर हमने आपको बताया कॉनकेव लेंस। क्या याद है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ का साइन कैसा होता था, पॉजिटिव।
याद है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती थी, पॉजिटिव। जिनको नहीं पता है प्लीज़ क्लासेस करिए, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया मैंने चैप्टर का, पहले चैप्टर पढ़िए, टफ चैप्टर है पूरा, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, सब बातें सब हमने प्रूफ किया हुआ है, आपको दिखाया हुआ है। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला देखिए, पावर इज इक्वल टू 1/f। अगर f का साइन पॉजिटिव है तो पावर भी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। ऊपर तो 1 है, नीचे जो साइन होगा, नीचे प्लस होगा तो आंसर प्लस में आएगा, नीचे माइनस होगा तो माइनस में आएगा। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो पावर होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव होगी। अब कॉन्केव लेंस में आ जाइए, कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ का जो साइन हमने आपको बताया था क्लास में वो नेगेटिव बताया था, तो इसकी पावर भी कैसी हो जाएगी बताइए, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। अब ये बात आपको पता चल गई। अब आइए जरा देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 4 डायोप्टर, बच्चों ध्यान से चेक करिए, 4 डायोप्टर पावर, पावर कैसे दी है आपको, पॉजिटिव, बताइए दी है कि नहीं दी है। यहाँ तक तो ये बात सही कर रहे हैं क्योंकि बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है, चलो यहाँ तक बात सही है। एंड हैविंग फोकल लेंथ, देखिए मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने f इज इक्वल टू 0.25 लिख दिया, आप समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है, ओके, कि फोकल लेंथ है ये, f क्या है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ बच्चों चेक करो 0.25 दी, और आप इस फॉर्मूले में डाल के बच्चों निकाल लीजिए, अगर यहाँ पे ध्यान चेक करिए 1/0.25 करो तो 4 ही आएगा। तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है और पावर भी 4 डायोप्टर पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है। अगला देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हैज़, बच्चों गलत हो गया यहीं पे, कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी दे दी इसने, नेगेटिव, रॉन्ग, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जब पॉजिटिव होती है तो पावर भी कैसी होती है, पॉजिटिव, तो ये गलत कर दिया। ऑप्शन सी, कॉन्केव लेंस हैज़, बच्चों गलत कर दिया, कॉन्केव लेंस की पावर इन्होंने देखी +4d दिखा दी, 4 आगे माइनस नहीं लगा हुआ है, तो ये भी ऑप्शन गया। कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है क्योंकि उसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है, चेक करो, कॉन्केव लेंस का इन्होंने बच्चों फोकल लेंथ भी आपको पॉजिटिव ही दे दिया, सब कुछ गलत, सब कुछ गलत। ऑप्शन डी, अ कॉन्केव लेंस हैज़ -4, बच्चों चला गया ये तो, नहीं, रुको, कॉन्केव लेंस हैज़ -4d पावर, ओके, तो कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम कर दी, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव दे दी, भैया पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये फोकल लेंथ की वजह से चला गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल, आप जब कार में बैठते होंगे आगे तो आप देखते होंगे एक शीशा लगा होता है ना दाएं और बाएं हाथ में, राइट और लेफ्ट में, है ना, जिससे आप जब ट्रैफिक में होते हो आप रुकते हो या पीछे से आती हुई गाड़ियों को आप देखते हो, है ना, देखा होगा आपने। अभी बात बताओ बच्चों, इतना तो आपको भी पता है कि आप ट्रैफिक में कहीं पे रुकते हो तो बहुत बड़ा सा जो पीछे का सीन है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो आपको इतनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं, यानी कि हमने क्या बोला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं। तो जो गाड़ियाँ हैं पीछे, जो व्हीकल्स हैं आपकी गाड़ी के पीछे, या आप चल रहे हो तब भी छोटे ही दिखाई पड़ते हैं वो आपके रियर व्यू मिरर में। तो ये बात बताओ बच्चों, जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको आप HO से दिखाओगे। तो ये जो HO है यहाँ पर वो ग्रेटर है किससे, HI से, क्योंकि इमेज तो आपके शीशे में बनी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पीछे, तो HO हो गया बड़ा, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दो या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आप बोल दो। ये क्या है, जो आपकी गाड़ी के पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो ये हो गया आपका क्या, साइज ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया बताइए, साइज ऑफ इमेज। बहुत छोटा बनता है शीशे में आपके, इतना छोटा। अब आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इससे पहले व्हाट इज बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था, लीनियर मैग्निफिकेशन ही हमने आपको पढ़ाया है, एंगुलर मैग्निफिकेशन आप क्लास 12 में पढ़ेंगे वेब ऑप्टिक्स में। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने आपको HI/HO ऐसा पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पढ़ाया है। अब आप बच्चों मुझे देख के बताइए न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। एग्जांपल आइए हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए कि बच्चों आपकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है बच्चों उसका साइज है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर, ठीक, और आपके शीशे में वो दिखाई पड़ती है सपोज 2 सेंटीमीटर की, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या हो गई या साइज ऑफ इमेज हो गई 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों जरा यहाँ से आके निकाल लीजिए, HI कितना है, इमेज कितने का बना, 2 सेंटीमीटर का, और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर कैंसिल, 2 1 और 250, बच्चों चेक करो 1/50 लेस देन 1। मैग्निफिकेशन जब लेस देन 1 होता है तो इमेज छोटी आती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो लेस देन 1 का मतलब लेस देन यूनिटी, पढ़ लीजिए, यही पूछा आपसे, मैग्निफिकेशन पूछा है बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल्स इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी में क्या करें बच्चों, मोर देन 1, ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली आप चेक कर लो, ऐसा थोड़ा ना कि गाड़ी 100 सेंटीमीटर की है और इमेज बन गई 200 सेंटीमीटर, तब बड़ा तो शीशा रियर व्यू मिरर ही नहीं होता आपका उतना बड़ा, तो उसी में आना है जो आना है इतने छोटे से शीशे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, ये तो तब होता जब HI इज ग्रेटर देन HO होता है, तो ऐसा भी हो नहीं सकता।
उसके बाद इज इक्वल्स टू 1। बच्चों ये मैग्निफिकेशन 1 तब होता जब एच आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एच ओ, दोनों इक्वल हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो जब कट जाते हैं तो 1 आ जाता मैग्निफिकेशन, है ना। इक्वल टू 1 भी ये हो नहीं सकता क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज इस केस में। कह रहा है कैन बी मोर देन और लेस देन ऑन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ऐसा भी नहीं होता है बच्चों। मैग्निफिकेशन उस पर हाँ थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ सकते हैं, वो मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। बट उसके भी फिर केस छोड़िए, वो केस है कि गाड़ी बहुत दूर होती है जो हमसे पीछे होती है इन्फिनिटी पे, छोड़ो फिर, ठीक है, बात समझे। तो ये केस भी ऐसा कुछ बन नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई, बताइए कोई डाउट है तो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 से मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। एंड स्क्रीन पे आ भी रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। और जाते जाते जो पिन कमेंट है वहां रीड मोर पे आप क्लिक करिए, आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा। जो चैप्टर नहीं आता है बच्चे उसको पढ़ लो, मैंने आपको कई बार बोला है, शॉर्ट से काम नहीं चलेगा। शॉर्ट से करो एग्जाम्पलर बनेगी नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और कुछ बच्चे डायरेक्ट एग्जाम्पल लगा रहे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। तो एक बार अच्छी तरीके से आप चैप्टर को पढ़ लीजिए 7 to 8 डेज देखिए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और एंड स्क्रीन को चेक करिए क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन के लिए।